Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 10th November 2020. And today, in live class of Google Meet, means on 9th November, we have started chapter number 7, that is trial balance and errors. And on Wednesday, there is another accountancy class, and that chapter will be finalized on that date, means on 11th November. But today on 10th November, I am making video for new chapter, and that is chapter number 7, and which is depreciation, provision and reserve. तो जैसा कि आप लोग को सब पता है कि 25 तारीख से हमारा परीक्षा शुरू होने वाला है, और हमारे परीक्षा में हमारा सिलेबस चैप्टर 8 तक दिया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। तो इस क्रम में हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको सवाल थोड़ा थोड़ा जैसे हमें जैसे डेप्रिसिएशन में हमें बड़े बड़े सवाल बनाने हैं, तो वो बड़ा बड़ा सवाल बनाने आप लोग को नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएगा। तो उससे आपको समझना है कि हम लोग कैसे वो क्या है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, और सवाल जो है वो हम लोग बाद में उसको हम लोग बनाएंगे। ओके, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन को हम समझने के लिए हम सबसे अच्छा इसका एग्जांपल लेते हैं। आप एक ट्रक का एग्जांपल ले लीजिए। ट्रक, तो मान लीजिए कि किसी व्यवसायी ने एक ट्रक खरीदा है, नया ट्रक खरीदा 20 लाख रुपये में या 50 लाख रुपये में, आज अभी तो दाम ज़्यादा हो गया होगा, 50 लाख रुपये का मान लो एक ट्रक खरीदा, और उस ट्रक को वो सोचता है कि वो उसके हिसाब से, उसके बिज़नेस के हिसाब से, जैसा उसका बिज़नेस है उसमें सामान को ढोने का है, यानी रॉ मटेरियल को लाने का और फिनिश्ड गुड को, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का जो है वो काम करता है वो ट्रक। या मान लो किसी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में उसका काम ही है कि किस व्यापारियों के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो उसके लिए वो ट्रक लगता है। तो मान लो उसका इफ़ेक्टिव ईयर मतलब कि वो ट्रक मान लो कि 10 साल तक काम करेगा। 50 लाख का ट्रक है और वो 10 साल तक वो ट्रक चल सकता है इफ़ेक्टिवली। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमें 10 साल के बाद एक नए ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी 10 साल के बाद। तो जैसा कि प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अनुसार बोलता है कि इस काइंड का जो भी लॉस है कि जो कि हम फ्यूचर में देखते हैं कि ये लॉस होने वाला है, तो उसके लिए हम अभी से ही व्यवसाय में शुरू कर देते हैं काम। तो ये डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि मान लीजिए कोई भी एसेट्स हम लिए हैं, एसेट्स खरीदे हैं, और वो एसेट्स को हम लोग, उसका एक लाइफ होता है, उसका इफेक्टिव लाइफ होता है। जैसे कि जो बिल्डिंग में हम रहते हैं, हो सकता है इसका लाइफ 50 ईयर्स हो, हमारे स्कूल का बिल्डिंग का लाइफ 60 ईयर्स हो या 70 ईयर्स हो। जो इंजीनियर उसको बनाया है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उसके हिसाब से वो उसका इफ़ेक्टिव लाइफ, यानी कि प्रभावशाली जीवन उसका वो तय कर सकता है। कि अगर भूकंप नहीं आया, और अगर बाढ़ या सुनामी जैसा प्रकोप नहीं आया, बाढ़ भी आया तो बहुत, आप देखते हैं हमारे स्कूल के आसपास के ही क्षेत्र में, क्योंकि हमारे स्कूल ऊँचा है तो पानी का असर नहीं होता है। तो अगर बाढ़ या बहुत भयंकर बाढ़ नहीं आया या भूकंप नहीं आया, तो हमारा स्कूल बिल्डिंग 60 ईयर्स तक चलेगा। मान लो ऐसा करके इंजीनियर ने बनाया, तो इफ़ेक्टिव लाइफ उसका 60 ईयर्स हो गया। यानी कि स्कूल को बनाने में जो भी लागत आया है, 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी आया है, उसको हम लोग 60 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 60 ईयर्स हमें और धीरे धीरे उसको जो है और ज़रूरत पड़ेगा। और ऐसे भी आप देखिएगा कि अगर आपने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, उसमें रॉ मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया है, तो एक बिल्डिंग का लाइफ 90 ईयर्स 100 ईयर्स तो होता ही है, बहुत आराम से होता है। अगर उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर उसमें एक भी पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से
हम कोई भी एसेट्स का लाइफ, इफेक्टिव लाइफ पहले देखते हैं कि वो कितना साल तक चल सकता है। तो जैसे कि मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक ट्रक खरीदा जिसका की कीमत 50 लाख था, और वो 50 लाख मान लो 10 ईयर्स तक चलता है, वो बिजनेस में इफेक्टिवली 10 ईयर्स तक चलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 50 लाख को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हर साल वो 5 लाख आ जाएगा, यानी एवरी ईयर 5 लाख का हम लोग ट्रक का जो है इस्तेमाल हम लोग करते चले जाएंगे। 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, इसी तरह से 10 साल में हमारा 50 लाख पूरा यूज हो जाएगा। तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये 10 साल के दौरान हर साल 5 लाख ही डिप्रिशिएट होगा, यानी इसका वैल्यू में कमी आते चली जाएगी। जो 50 लाख था, एक साल के बाद इसका कीमत हो जाएगा 45 लाख, क्योंकि इसका पुराना हो गया थोड़ा सा। 2 साल के बाद उसका कीमत 40 लाख हो जाएगा, 3 साल के बाद 35 लाख हो जाएगा, 4 साल के बाद 30 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है डेप्रिशिएट करने का, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। अब मान लो कि इसमें ही हम लोग एक कंडीशन और लगा दें कि सर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि 10 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू को हम जीरो कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ कबाड़ के ही रूप में हमें कुछ मिल जाए, या उसका कुछ अगर हम लोग खूब अच्छा से रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहे तो हो सकता है कि उसका लाइफ और मजबूत हो जाए, वो ऐसा ही जैसा नया है वैसा ही रहे उस वक्त, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर यूज़ होगा तो। लेकिन मान लो कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल नहीं होता है, हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। कोई भी बस है जो कि बस चलता है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद धीरे धीरे पुराना होने लगता है, और फिर उसमें कबाड़ जैसा होने लगता है। ट्रक का भी वही होता है, मोटरसाइकिल का भी वही होता है। हम लोग एसी लाते हैं उसका भी वही हाल है, फ्रिज लाते हैं उसका भी वही, कूलर वही हाल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का लाइफ तो और कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इफेक्टिव लाइफ का को कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। कभी ये 10 ईयर्स चल सकता है, कभी 2 ईयर्स, कभी 1 ईयर्स, कभी 1 दिन भी चल सकता है। हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक ईयर्स, अब जैसे कि मान लो कि बहुत सारा एसेट्स है, उसमें एक एसेट्स हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी है। तो अब मान लो कि टाटा स्टील फैक्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ है वो 50 साल, 60 साल हो गया, और अब से तब से चल ही रहा है। स्टील बनाने का जो फैक्ट्री वो चल ही रहा है, स्टील जो है मुख्य रूप से जो बनता है वही चल रहा है। उसमें हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहे तो वो चल रहा है। तो उसमें भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो होता होगा ना, हर साल उसका कुछ ना कुछ कीमत घटते होगी। उसी तरह फर्नीचर है, फर्नीचर को भी हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ हर साल उसमें कमी होते चली जाएगा। तो डेप्रिशिएशन को हम लोग कह सकते हैं, डेप्रिशिएशन इज द ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ग्रेजुअल मतलब होता है ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो लॉस है ना, स्लोली जो उसमें लॉस होता है, स्लो लॉस ना, धीरे धीरे उसका वैल्यू में जो कमी आते जाता है, उस कमी को, उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एक ट्रक है, 50 लाख का रुपये का ट्रक खरीदा, उसको हम लोग 10 साल चला रहे हैं। तो उसमें हर साल स्ट्रेट 2 मेथड है हम लोग को पढ़ना है, 2 मेथड पढ़ना है, 2 मेथड्स पढ़ना है ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देयर आर 2 मेथड्स। पहला है हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसको हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, एक स्ट्रेट सीधा लाइन है, इसको मान लो 10 ईयर्स है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ईयर्स का है। तो इसको अगर हम लोग इक्वली भाग में बांट दें इस तरह से, तो 10 ईयर्स में ये बढ़ जाएगा, और हर साल कुछ ना कुछ जो है ये इक्वली घटाते चले जाएंगे। तो आफ्टर 10 ईयर्स इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अब एक और फिनोमेना है, ज़रा सोचिएगा कि आप मान लो कि 10 साल तक नॉर्मल यूज़ हो रहा है उस ट्रक का, थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस होता है। 10 साल के बाद पता चला कि इसमें हमको 5 लाख रुपया इस कबाड़ के रूप में मिलेगा इस ट्रक से। तो अगर मान लो कि 10 साल के बाद हम उस ट्रक को बेचना चाहें मार्केट में, तो पुराने ट्रक के कीमत के रूप में आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं।
तो आप देखिए कि आपने 50 लाख में उसको खरीदा था, 50 लाख आपने दिया पैसा, 50 लाख, इसमें से 5 लाख आपको 10 साल के बाद मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग 5 लाख घटा देंगे, यानी इसको बेचने पे 5 लाख मिल जाएगा। और जो भी बचा वैल्यू, उसको अगर हम लोग 10 ईयर से डिवाइड कर दें तो इसमें आपको 4,50,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, यानी 4.5 लाख रुपया हर साल घटते चला जाएगा। 10 साल के बाद 45 लाख घट जाएगा और उसका वैल्यू 5 लाख बचेगा और उसको हम लोग 5 लाख में बेच देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो बिक गया। और मान लो कि आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग उसको 7 लाख में बेचने पे सक्सेस हो जाते हैं कि हम लोग उसको 7 लाख रुपए में बेच देंगे, तो हमें 2 लाख रुपए का लाभ हो गया उस समय। और ठीक उसी प्रकार जो है कि मान लीजिए कि 10 साल के बाद हम 4 लाख रुपए में बेचे उसको, तो उसका बुक वैल्यू तो 5 लाख है, क्योंकि 45 लाख डिप्रिशिएट हो चुका है, 5 लाख बचा हुआ है और हम उसको 4 लाख में बेच रहे हैं, तो उस दौरान हमें 1 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यही कैलकुलेशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का। अब हम लोग आते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है। मतलब ओवर इट्स इफेक्टिव लाइफ, मतलब जो भी एसेट्स है उसका एक इफेक्टिव लाइफ होता है, उसको अगर हम लोग उसका ईयर से लाइफ से डिवाइड कर दें तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार उसका वैल्यू आ जाएगा। अब आइए दूसरा मेथड जो है, जो होता है दूसरा मेथड जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV। इससे पहले जो अभी हम लोग पढ़े वो पढ़े स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये पहला था हमारा। दूसरा हम लोग का है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखिए रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या है कि मान लो कि उस एसेट्स का कीमत 50 लाख है और हर साल उसमें 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिशिएट करना है तो 50 लाख का हम लोग 10% निकाल देंगे, तो ये आएगा ₹5 लाख। तो एसेट्स का कीमत जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ये स्ट्रेट लाइन मेथड आपको बता रहे हैं, 10% के हिसाब से 50 लाख में 5 लाख घट जाएगा पहला ईयर, तो 45 लाख बचेगा। ये घट गया, ये बच गया, तो 1 साल कंप्लीट, यानी दूसरा साल के शुरू में इसका कीमत 45 लाख हो गया। फिर दूसरा साल जो चालू हो रहा है उसमें भी 5 लाख घट जाएगा, तो 40 लाख बचेगा दूसरा साल के अंत में। फिर मान लीजिए तीसरा साल में 40 लाख में शुरू हुआ, थर्ड ईयर, इसका कीमत 40 लाख हो गया। ये बुक बना रहे हैं हम लोग, फिर से 5 लाख यहाँ घटा दिए, तो अब हमारा 35 लाख बचा। इसी तरह से हम लोग ओवर 10 ईयर्स कर देंगे तो 0 बचेगा। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट, यानी एक लाइन को अगर हम स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन को अगर हम इक्वल भाग में काट दें तो आप देख रहे हैं ना, 1 साल के बाद ये खत्म हो गया, 2 साल के बाद ये, यानी हर जो है वैल्यू बराबर आएगा, हर जो वैल्यू बराबर आएगा, कोई ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा, इक्वली बढ़ जाता है। यानी हर साल जो है 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख घट गया। अगर मान लो कि उसका वैल्यू दिया कि 5 लाख 10 साल के बाद हमें 5 लाख रुपया कबाड़ी के रूप में मिल जाता है, तो 50 लाख माइनस 5 लाख 45 लाख आएगा, और 45 लाख को हम लोग 10 भाग में बांट देंगे अगर, तो 4,50,000 हर साल इसको हम लोग डेप्रिशिएट करते जाएंगे। और मान लीजिए कि 10 साल के बाद 2 लाख रुपया हमें मिलता है, तो 50 लाख में 2 लाख रुपया हमें घटा देना है, 48 लाख आएगा, और उसको हम लोग 10 साल में भाग करेंगे तो 4,80,000 रुपया हर साल डेप्रिशिएशन होगा। मान लीजिए ट्रक का लाइफ 15 साल है, तो हमें उस केस में 50 लाख माइनस जो उसका वैल्यू है, जो भी लास्ट में जो वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में
यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो है डेप्रिसिएशन इक्वल आता है, ईयरली डेप्रिसिएशन ऑलवेज इक्वल आएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन, है ना। अब जो हमें जो क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए, उसमें आपको ध्यान देना है कि कभी 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, कभी 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, कभी 9 मंथ का निकालना पड़ता है, कभी 8 मंथ का निकालना पड़ता है, वो टाइम पे। क्योंकि हम हर एक साल मान लो कि आज कौन सा दिन है, आज आपको नवंबर चल रहा है, 10th नवंबर है, तो मान लो कि हम लोग 1 दिसंबर को कोई एसेट खरीदे, तो और 31 मार्च को हमारा जो है बुक क्लोज होता है 31/3 को, तो हमारा 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, तो ये 4 मंथ्स आ रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें केवल उस एसेट्स का 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा बस, क्योंकि वो उस साल जो उस फाइनेंशियल ईयर ओनली 4 ईयर्स चला है। तो इसी तरह से आता है। अब आइए हम लोग दूसरा मेथड है उस पर विचार करते हैं, जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो कि परसेंटेज दिया हो कि 50 लाख रुपया, 50 नहीं, बड़ा छोटा ही अमाउंट लगते हैं, 5 लाख रुपया मान लीजिए, और उसमें जो 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है अगर, तो फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल 5 लाख डेप्रिशिएट हो जाएगा, 50,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा, 10% ऑफ 5 लाख दैट इज़ 50,000। लेकिन पहला साल इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जब 5 लाख हुआ, 5 लाख में पहला साल 50,000 घट गया, तब तो हमारे पास 4,50,000 का एसेट बचा, फिर इसका 10% निकालेंगे, 10% मान लो फिर घट रहा है, तो 4,50,000 का हम 10% अगर निकालें, तो इन दैट केस 45,000 दूसरा साल घटेगा। यानी आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी पहला साल 50,000 घटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 50,000 50,000 50,000 50,000 घटता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में घटते चला जाएगा। जैसे पहला साल 50,000 घटा, दूसरा साल जो है 45,000 आ गया, बिकॉज 4,50,000 का 10% 45,000 आता है। यानी अगर आप इसको घटाइएगा देन इट्स कम 4,05,000। थर्ड ईयर अगर हम इसका डेप्रिसिएशन निकाले 10% के हिसाब से, तो वंस अगेन ये डिक्रीज कर जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 40,500 थर्ड ईयर। तो आप देख रहे हैं पहला ईयर 50,000 डेप्रिसिएशन आया, 50,000 यस, सेकेंड ईयर जो है 45,000 हुआ, थर्ड ईयर 40,500 हो गया। तो इसी तरह ये रिड्यूस करते जाता है, इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन। रिटन डाउन मतलब कम करके लिखना, यानी पहला ही साल उसको हम 50,000 घटा दिए, जो बचा उसका 10%, उसका फिर से 10% निकाले, फिर दूसरा साल उसको भी घटा दिए उसमें से, फिर जो बचा उसका 10% निकाले। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी फिगर 100 है और अगर वो 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो पहला साल उसमें 10 रुपये का डेप्रिशिएशन होगा, दूसरा साल आपको 9 रुपीज़ का होगा, थर्ड ईयर 90 - 9 81 8.1 का होगा, ठीक है। तो आपका 80 में फिर आप घटा दीजिएगा, 81 में 8.1 घटाइएगा, देन इट कम्स आई थिंक 72.9 आएगा। तो आप फोर्थ ईयर इसका डेप्रिसिएशन 7.29 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घटते चला जाएगा 10% के हिसाब से, अपने 10% के हिसाब से ये घटते चला जाएगा। जैसे ये 10% घट गया, तो 10 का 10% घट गया तो 9 बचा, फिर 9 का 10% घट गया तो 8.1 बचा, फिर 8.1 का 10% घट गया 7.29 बच गया। नेक्स्ट बार ये फिर से 10% घट के जो भी आएगा, तो ये घटते चला जाएगा, लेकिन इसका बैलेंस कभी नील नहीं होगा, जीरो नहीं पहुँचेगा। कुछ भी वैल्यू रहेगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हर वैल्यू का 10% कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उसको घटाने के बाद फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगा, फिर से आप उसका 10% निकालिएगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और फिर उसको घटाइएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यानी कि कभी जीरो हो नहीं सकता, छोटा हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें यह है कि इसका वैल्यू नील हो जाता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू में, कि आफ्टर इफेक्टिव ईयर, आफ्टर इफेक्टिव लाइफ द असेट्स में बिकम ज़ीरो, द वैल्यू यानी बुक वैल्यू में बिकम ज़ीरो,
यानी जो बुक में जो बुक रियल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू में तो कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे चक्के का दाम रहेगा, इंजन का दाम रहेगा, लोहा का दाम रहेगा, कुछ ना कुछ दाम रहेगा, लेकिन बुक में उसका वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इस कभी 0 नहीं होगा, नेवर 0, ये नील कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसलिए टैक्स अथॉरिटी इसको जो है अलाउ नहीं करती, भारत सरकार टैक्स अथॉरिटी स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर घटा देंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। जबकि इसमें अगर हम लोग कम घटाएंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में तो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आएगा और उस पर इनकम टैक्स यानी सरकार के लिए बेनिफिशियल है। तो ये होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। यही दो मेथड हम लोग को डेप्रिसिएशन का पढ़ना है। यानी डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, इसका उत्तर होगा डेप्रिसिएशन एक तरीका है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स है। यानी जो भी असेट्स का वैल्यू है उसके वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट्स है, गाड़ी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होता है, क्योंकि ओवर इफेक्टिव यूज जब हम लोग इस किसी चीज़ का यूज़ करना लगेंगे तो उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होना होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ है जिसका कि वैल्यू कभी कम नहीं होता है, और दैट इज़ नोन एज लैंड। लैंड का वैल्यू आप यूज़ करते रहिए, कभी कम नहीं होगा। लेकिन अभी आप इसको आप कह सकते हैं कि सर उसका फर्टिलिटी जो हम लोग यूज़ करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे तो फर्टिलिटी धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से उसका फर्टिलिटी लूज़ होता है, यस होता है। लेकिन फिर से उसमें अगर हम लोग उसको हम लोग यूज़ करें, उसको तरह तरह से ट्रीट करें और मिट्टी को, तो वो भी फर्टिलिटी यानी आफ्टर 1 और 2 ईयर वो अगर छोड़ दिया जाए उसमें, और कुछ गोबर का खाद या पत्ता का खाद या जैव खाद जो भी अगर उसमें डाल दिया जाए, तो आफ्टर 2 और 3 ईयर उसकी फर्टिलिटी फिर से रीगेन हो जाती है। दूसरा बात इसका कारण ये है लैंड का कि इसका इफ़ेक्टिव लाइफ हम लोग कभी बता नहीं सकते हैं। इसका लाइफ आप देखिए, पृथ्वी का जो लाइफ है वो पिछले 5 लाख साल से हम लोग आदमी, शायद 50,000 साल से आदमी लोग इसके ऊपर रह रहा है। इससे भी पहले था, इससे भी पहले जीव जगत था, उससे भी पहले मिट्टी था। तो मिट्टी का जो है लाइफ हम लोग यानी इफ़ेक्टिव यूज जो लाइफ होता है, इफ़ेक्टिव लाइफ, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग डेप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का एक लाइफ होता है, बिल्डिंग का लाइफ हो सकता है 50 ईयर्स हो सकता है, बहुत अच्छा 60 ईयर्स हो सकता है ना। हावड़ा ब्रिज है, मान लो हावड़ा ब्रिज, उसका भी एक लाइफ है, लेकिन उसका मेंटेनेंस होता रहता तो अभी तक है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहता। उसमें पेंट चाहिए, जहाँ जंग आ रहा है उसको आपको तुरंत उसको पेंट कर दिया जाता है, या जो वोल्ट लूज़ हो रहा है, नट वोल्ट जो लूज़ हो रहा है उसको टाइट कर दिया जाता है, वेल्डिंग का काम होता है। तो और मान लो जी कभी अर्थक्वेक आता है तो फिर से उसको हम लोग चेक करते हैं कि ब्रिज में कहीं कोई ख़राबी तो नहीं आया, है ना। बारिश के बाद हर मौसम के चेक होता है, हर साल हर 3 महीने पर चेक होता है, तो उसका इफ़ेक्टिव लाइफ बढ़ जाता है। लेकिन बुक में उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज से डेप्रिसिएशन होता होगा डेफिनेटली। या अब कोई भी बड़ा बड़ा जैसे ब्रिज है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सबका डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन वही बात है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से वो डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स इफेक्टिव लाइफ। यानी उसके पूरे जीवन काल में अगर हम उसको धीरे धीरे उसका वैल्यू में कम जो करते हैं उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। या डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ असेट्स इन द असेट्स ड्यू टू यूज़ यानी जो हम लोग यूज़ करेंगे तो, और यू कैन से द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के बीतने के साथ साथ भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है अगर हम उसका यूज़ नहीं भी करें। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है,
अगर हम उसको वैल्यू इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे जंग लगने लगेगा, और ऑयलिंग अगर उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग अगर नहीं हो तो वो ख़राब होने लगता है। तो डेप्रिसिएशन का परिभाषा ये बनता है कि डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू यूज़ और पासेज ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ अथवा उपयोग में लाने के साथ साथ किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये है आपका डेप्रिसिएशन का पूरा थ्योरी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आई होप आपको बहुत क्लियर होगा। अभी हम लोग सवाल बनाने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सवाल बनाने में हमें समय लगेगा। थोड़ा इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि मान लो 50 लाख के एसेट्स है और उसका आपको सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है कि आफ्टर 10 ईयर्स ये 5 लाख में बिक सकता है, तो हम लोग 50 लाख में 5 लाख घटा देंगे, क्योंकि वो उस समय बेचने से हमें 5 लाख मिल जाएगा, तो उसको हम लोग घटा देंगे। बच गया जो 45 लाख, उसको हम लोग हर साल डेप्रिशिएट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में आ जाएगा हर साल। यानी कि मान लो 10 ईयर्स है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 9 ईयर्स है तो 9 से डिवाइड करेंगे, जैसा भी दिया है क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे तो हर साल का डेप्रिशिएशन आ जाएगा। और वो डेप्रिशिएशन जो है हमारा, और मान लो कि आफ्टर 9 ईयर्स में ही वो बिक गया एसेट्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एसेट्स जिसका कीमत 50 लाख है, 5 लाख उसका सैल्वेज वैल्यू है, तो सैल्वेज वैल्यू 5 लाख हटा देंगे तो 45 लाख है। 45 लाख में अगर हम लोग 10 से भाग दे दें तो 4,50,000 आता है, और 9 साल के बाद उसका कीमत 4,50,000 रुपया ही बचेगा। ठीक है, और 9 साल के बाद जो है 4,50,000 वो, और 5 लाख जो हमारा सैल्वेज वैल्यू, यानी 9.5 लाख रुपया उसका वैल्यू बचेगा। 9.5 लाख रुपया में अगर उसको हम 10 लाख रुपये में बेच देते हैं तो 50,000 रुपये का लाभ होगा, और 9.5 लाख को अगर हम 8 लाख रुपए में बेचते हैं तो हमें 1,50,000 का लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग सवाल बनाते समय करेंगे, जो कि स्कूल में हम लोग करेंगे। तो ये रहा आपको डेप्रिशिएशन का थ्योरी ना। प्रोविजन एंड रिजर्व में हम लोग चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपको जो समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, और आप इसको पूरा पढ़िए, है ना, कि टाइम के साथ कैसे कैसे होता है। और इसमें बड़ा अच्छा दिया है, ऑब्सोलेंस किसको बोलते हैं, ऑब्सोलीट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। वियर एंड टियर, है ना, हर चीज़ का अलग अलग कारण है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई एसेट्स है और वो उसका उसका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, तो वो अब कोई काम का नहीं है। जैसे कि अब जो है हम लोग जो है टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के नहीं सुनते हैं, अब हमारे पास MP3 प्लेयर है, अब तो CD में भी नहीं सुनते हैं, अब सीधे जो है डिजिटल आ गया है। सीधे आप जो है गाना सेलेक्ट करते हैं मोबाइल में, पेन ड्राइव में छोटा सा रहता है और उसमें पता नहीं कितने सारे गाने होते हैं, लगा देते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सुनते हैं। तो इसको ऑब्सोलीट बोलते हैं, मतलब कि आउट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आउटडेटेड जो होता है इसको हम लोग ऑब्सोलीट बोलते हैं। तरह तरह से डेप्रिसिएशन होता है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, अगर कानूनी अधिकार आपका ख़त्म हो गया है तभी डेप्रिशिएट हो जाता है, ये सब हमें पूरा नहीं पढ़ना है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में वियर एंड टियर ड्यू टू दी यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के बीतने के साथ साथ अथवा उपयोग में लाने के साथ साथ उसमें किसी के वैल्यू में कमी आना। ठीक है, फिर आपको एबनॉर्मल फैक्टर्स, मान लो कि एक्सीडेंट कर गया ट्रक तो भी उसका वैल्यू में कमी आ जाता है, या लीकेज, है ना, या स्पिरिट है सब हवा में उड़ जाता है, किरोसिन ऑयल पेट्रोल ये सब भी हवा में उड़ता है, तो इस तरह से भी लॉस होता है। तो ये एबनॉर्मल फैक्टर्स है। फिर आइए नीड फॉर डेप्रिशिएशन, क्योंकि इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है हम लोग। और दूसरा बात कि हमारा डेप्रिसिएशन का नीड इसलिए पड़ता है कि अगर हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वैल्यू झूठ मूठ का ज़्यादा दिखाएगा, जो कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम नहीं होगा। मान लीजिए कि बुक में कोई बिल्डिंग आपने 50 लाख रुपए में ख़रीदा है, तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करते तो 50 लाख का ही दिखाएगा, लेकिन वास्तव में उसमें अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस कुछ नहीं किया तो उसका कीमत वास्तव में गिरेगा। हो सकता है उसका कीमत 40 लाख हो जाए, 10 लाख रुपए गिर जाए। तो आपको डेप्रिशिएशन करने का ज़रूरत है। दूसरा कि हम लोग डेप्रिशिएशन करने से हमें पता चलता है कि हम एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास उसका एक रिप्लेसमेंट आ जाए, यानी जैसे ही वो एसेट ख़त्म हो उसको हमारा एक रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको तुरंत खरीदने के लिए हम लोग तैयार हों।
जैसे कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल हम लोग यूज़ करते हैं, उसका रफ़ यूज़ करते हैं, हमारा बिजनेस में बहुत यूज़ होता है। तो अचानक से अगर वो मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, चोरी हो गया, तो फिर से हमें एक मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको फंड का ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है हम उसके लिए तैयार ना हों अचानक से उतना पैसा खर्च करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन करते रहने से हमें वैसी स्थिति नहीं आती है, हम जो है उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। यानी हर चीज़ का जो है करेंट वैल्यू तक उसको हम लोग देखते रहते हैं कि इसका करेंट वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इसका जो है नीड है, इसकी आवश्यकता है। फिर है कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, जो मैंने बताया कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डेप्रिसिएशन कम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड व्यवसाय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा हो जाता है, तो टैक्स कम देना पड़ता है। फिर अब हम लोग इसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। कि मान लीजिए कि कोई हम लोग एसेट्स खरीद कर लाए, और उसमें आज ही मैं जो गूगल मीट क्लास में बात कर रहा था कि या सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं, तो उसको जो रिपेयर करते हैं उस समय जो होगा वो हम लोग सेकेंड हैंड से मशीन के हेड में डेबिट करेंगे। ठीक उसी तरह नया मशीन खरीद के लाते हैं, उस पर जो कैरेज जो खर्च होता है वो हम मशीन के नाम से डेबिट करेंगे। ओके, ये वीडियो बनता लंबा होता चला जाएगा, सो थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।